गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अप टू मॉलिक्युलरिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है, ये हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा रेट लॉ। उससे पहले ये देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है किसी गिवन टेम्परेचर पे, दैट मे और मे नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अभी हम देखेंगे आगे चलकर कि कैसे कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होंगी जहाँ पे रिएक्शन का जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया है मे और मे नॉट डिपेंड। बट रेट लॉ का ये कहना है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्शन का जो रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स रिएक्शन का जो रेट होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टेंट्स बचे हुए हैं एक गिवन टाइम पे उनके कॉन्सेंट्रेशन का कितना प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन विच, ये इंपॉर्टेंट है, इन विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जो भी रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा दैट विल बी रेज टू पावर, उसको हम किसी पावर से रेज कर देंगे, विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए बी और फिर ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में सी और डी। ए का जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट इज स्मॉल ए, बी का जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट इज स्मॉल बी। ऐसे प्रोडक्ट का स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी का सी एंड डी का डी। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन हो गया स्क्वायर ब्रैकेट ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया स्क्वायर ब्रैकेट बी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्रोडक्ट हो गया। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज टू पावर। तो हमने हर एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर एक पावर लगा दिया, ए की पावर एक्स कर दिया एंड बी की पावर वाई कर दिया। अब ये जो आगे वर्ड हमने लिखा था दैट मे बी सेम एज स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कुछ केसेस में क्या होगा, ये जो x होगा दैट मे बी इक्वल टू ए, इस a के इक्वल हो सकता है, और ये जो y होगा दैट मे बी इक्वल टू b, बट दैट मे बी पॉसिबल, जरूरी नहीं कि हर केस में ऐसा ही होगा। कुछ केसेस में स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ये पावर सेम हो सकते हैं और कुछ में नहीं हो सकते, इसीलिए हमने इसे सेम नहीं लिया है, हमने डिफरेंट ही लिया है। मैंने जो पावर टर्म लिया है दैट इज़ नॉट इक्वल टू स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फिर जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे वी विल गेट अ कांस्टेंट के, इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। फॉर एग्जांपल रेट हमारे पास किसके इक्वल है, के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अगर मुझे रेट कांस्टेंट के को डिफाइन करना है तो मैं ए को मान लेता हूँ 1 और बी को मान लेता हूँ 1, तो 1 और 1 हट गया पूरा। अब के इसके इक्वल आ गया रेट के, इसका मतलब रेट और के सेम है, तो इसलिए हमने कहा है कि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ही है कब, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए। अब आगे हमारे पास मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का, जो हम आगे पूरे चैप्टर में इसी पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या है, अगर हम एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन बनाएं तो ऑर्डर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो पावर है उनका जो सम होता है, कब, रेट लॉ एक्सप्रेशन में या रेट लॉ इक्वेशन में। रेट लॉ इक्वेशन हमें गिवन होगा, उसमें जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनकी जो भी पावर होगी कंसंट्रेशन की उसको हम ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम ऑर्डर। तो ऑर्डर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, और हमसे कोई कहता है कि इस रिएक्शन का बताओ कितना ऑर्डर है, तो ऑर्डर विल बी एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया इसका ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन का रेट गिवन है, रेट इज इक्वल टू के ए बी की पावर -1/2, तो ए की कुछ भी पावर नहीं है, इट मीन्स वो 1 है, तो ऑर्डर कितना होगा 1 प्लस -1/2, तो दैट विल बिकम हाफ।
तो ये जो भी रिएक्शन है ये कौन से ऑर्डर की है, हाफ ऑर्डर की। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, कितनी टाइप के रिएक्शंस हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। तो हमारे पास फर्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड लास्ट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से ज़्यादा ऑर्डर नहीं होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं वो मैक्सिमम थर्ड ऑर्डर की हो सकती हैं। तो बेसिकली हमें जो इस चैप्टर में डिस्कस करना वो भी सिर्फ जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। जो सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर है वो कॉम्पिटिटिव पार्ट है। तो सीबीएसई का जो हमारा सिलेबस है 12th क्लास का, दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। नाउ व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? किसी भी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर तब कहते हैं जब उस रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल नॉट डिपेंड और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। इट मीन्स आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, कितना भी कम कर लो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी रिएक्शन का जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का डिकम्पोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम के सर्फेस पे जब हम अमोनिया को हीट करते हैं तो अमोनिया डिकम्पोज हो जाता है N2 में और हाइड्रोजन गैस में, और ये जो रिएक्शन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसे याद रखना होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिएक्शन देने के बाद पूछ लेते हैं कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं कि रिएक्टेंट है एक, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो अगर हमें रेट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के ऑफ रिएक्टेंट की कोई ना कोई पावर। तो रिएक्टेंट जो है अब यहाँ पे पावर हमने लगा दिया जीरो बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्टेंट की पावर हो गई जीरो। ओके, रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो डी आर अपॉन डी टी। एक्चुअल में जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो रेट को हम डिफरेंशियल टर्म में लिखेंगे। तो रेट की जगह हमने लिख लिया माइनस का डी आर अपॉन डी टी, और राइट साइड में हमारे पास है के आर की पावर जीरो, दैट विल गिव माइनस डी आर अपॉन डी टी। आर की पावर जीरो है, किसी भी टर्म का अगर पावर जीरो होता है दैट बिकम्स वन। तो हमारे पास आ गया माइनस का डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू। अब अगर हम इस इक्वेशन का इसको डी टी को हम इधर ले जाते हैं के साथ में, तो ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अभी जो इक्वेशन हमारे पास है इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ऐसे डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? आर, नेगेटिव साइन पहले से वो एज इट इज़ रहेगा। के कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, बट डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे वी विल गेट टी। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट आएगा सी, दैट इज नॉन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने के बाद वी आर गेटिंग आर माइनस आर के टी प्लस सी। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। व्हाट इज इनिशियल कंडीशन? इनिशियल कंडीशन इज जब हम टाइम को जीरो ले लेंगे, तो अगर टाइम जीरो है मतलब रिएक्शन की भी स्टार्टिंग हुई है, तो जो रिएक्टेंट होगा वो अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। इट मीन्स जो आर होगा दैट विल बी इक्वल टू आर नॉट। तो हमने इस इक्वेशन में आर की जगह पुट कर दिया आर नॉट, के इंटू जीरो, टाइम जीरो हो चुका है, प्लस सी। तो सी की यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस आर नॉट। इसको वापस पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस आर के टी माइनस आर नॉट। हमें के फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट, तो रीअरेंज करने के बाद ये आ जाएगा के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। तो के आ गया यहाँ से आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट की अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट की फॉर जीरो ऑर्डर, तो रेट कांस्टेंट में ऊपर रिएक्टेंट टर्म्स हैं और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल लीटर इनवर्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और नीचे टाइम है दैट विल बिकम टाइम इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है जीरो ऑर्डर की दैट बिकम्स मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपली सजेस्ट कर रहा है कि जीरो ऑर्डर में जो रिएक्शन का जो रेट था वो इंडिपेंडेंट था, बट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो उसी के प्रोपोर्शन में हमारा रेट बढ़ता रहेगा। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक्वा सॉल्यूशन का डिकम्पोज होना, दैट विल गिव वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का। अगेन हमने एक जनरल इक्वेशन को कंसिडर किया कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में।
रेट किसके इक्वल होगा, के आर की पावर 1, फिर से हम रेट को लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, माइनस का डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 1। अब उसके बाद में डी आर, और यहाँ पे भी आर है क्योंकि पावर 1 है तो ये कैंसिल मतलब रिमूव तो होगा नहीं, तो डी आर के नीचे हम आर को ले आए, माइनस डी आर अपॉन आर, और इस डी टी को हम ले गए इसके साथ के इंटू डी टी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है कि डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स या एल एन एक्स। तो ऐसे ही हमने डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन किया, इट बिकम्स एल एन आर, नेगेटिव साइन पहले से ही है। फिर के कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं होगा, डी टी का इंटीग्रेशन हमें पता है टी हो जाएगा, एंड प्लस सी, अगेन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी आर अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन टाइम जीरो, आर विल बी इक्वल टू आर नॉट, जैसे हमने पहले किया था। आर की जगह हमने लिख दिया आर नॉट, के टाइम जीरो है प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से कितना, माइनस एल एन आर नॉट। वापस इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं इससे, इट विल बिकम माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन आर नॉट, और यहाँ से फिर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, इट विल बिकम एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, लॉग की आइडेंटिटी लॉग एल एन ए माइनस एल एन बी, इट बिकम्स एल एन ए अपॉन बी। तो हमारे पास और के फाइंड आउट करना है तो टी को भी हम इधर ले आएंगे, तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन आर नॉट अपॉन आर। एल एन को लॉग में चेंज करने के लिए, एल एन को जब हम लॉग में चेंज करते हैं तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर 2.303 अपॉन टाइम लॉग आर नॉट अपॉन आर, वेयर आर नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है, टी इज द टाइम। तो रेट कांस्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्टली न्यूमेरिकल से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज 2.303 अपॉन टाइम लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब अगर हम रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, जैसे कि अभी हमने जीरो ऑर्डर का फाइंड आउट किया था, उसकी यूनिट आई थी निकल के मोल ईटा इनवर्स टाइम इनवर्स। अब इसका फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला लिख लिया हमने फिर से। अब इस फॉर्मूले में लॉग के साथ में आर नॉट अपॉन आर है, ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन, तो जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल ईटा इनवर्स, नीचे भी मोल ईटा इनवर्स, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये कांस्टेंट नंबर है, लॉग इसकी कोई यूनिट होगी ही नहीं, बचा सिर्फ टाइम। तो रेट कांस्टेंट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का, उसकी यूनिट होती है टाइम इनवर्स। अब अगर टाइम सेकंड में है तो इट विल बिकम सेकंड इनवर्स, मिनट में है तो मिनट इनवर्स, आर में है तो आर इनवर्स, इवन ईयर में है तो ईयर इनवर्स, बेसिकली टाइम इनवर्स। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का दैट इज हाफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम में जनरली ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसमें कि हाफ लाइफ का भी यूज़ हो जाए और फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन का फॉर्मूला भी यूज़ हो जाए। तो पहले हम समझते हैं कि हाफ लाइफ होती क्या है। नाम सजेस्ट कर रहा है हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन की क्या होती है, वो टाइम जिसमें कि वो रिएक्शन अपनी ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाए, या फिर जो भी रिएक्टेंट हमने लिया है, जो भी रिएक्टेंट हमने किसी रिएक्शन में लिया है, वो अपनी वैल्यू का हाफ होने में कितना टाइम ले रहा है, वो उसका हाफ लाइफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, अब मैंने रिएक्टेंट लिया 5 मोल, अभी टाइम जीरो है, टाइम जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, और फिर ये कन्वर्ट हो गया 2.5 मोल में, मतलब प्रोडक्ट बन गया होगा 2.5, क्योंकि इसका 2.5 यूज़ हो गया। अब स्टार्टिंग हमने किया था 5 मोल से और बचा कितना है 2.5। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में, इसे 5 मोल से 2.5 मोल होने में, कन्वर्ट होने में इट टुक 15 मिनट। तो मैं कहूँगा कि ये जो 15 मिनट है दैट इज़ द हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के हाफ लाइफ कितना है 15 मिनट। तो एक्चुअली में हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें कि कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी रिएक्शन अपनी ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाता है। तो अब हमें यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बीच में, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ, एक बार जीरो ऑर्डर के लिए और एक बार फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यही दो हमारे पास ऑर्डर हैं। तो अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करें सबसे पहले, तो जीरो ऑर्डर का हमने फॉर्मूला लिख लिया, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अब अगर टाइम जो है वो टी हाफ है, एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि जो टी हाफ है ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, टी हाफ ये कोई वैल्यू नहीं है कि हम इसका यूज़ करना स्टार्ट करना डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करने में। तो टी, अब अगर टाइम हमारे पास हाफ लाइफ हो गया, इट मीन्स टी जो है वो टी हाफ के इक्वल हो चुका है। तो हमें पता है कि जो बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा, वो अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया होगा। इसका मतलब आर कितना हो गया होगा, आर नॉट अपॉन 2। इन दो चीज़ों को हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो के कितना हो जाएगा, आर नॉट एज इट इज़, लेकिन जो आर था वो आर नॉट का हाफ हो चुका है और टी की जगह टी हाफ लिख दिया हमने। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा आर नॉट अपॉन 2 टी हाफ,
या फिर टी हाफ निकालना है तो इट विल बिकम आर नॉट अपॉन 2k। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, लेकिन जो मेनली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बेस्ड होते हैं, आ सकता है जीरो ऑर्डर के ऊपर भी। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम आराम से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेशन है उसमें रेट कांस्टेंट फिर से हमने लिखा कि 2.03 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। सबको सेम करना है हमें कि अगर टाइम कितना हो गया टी हाफ, तो आर कितना हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ, मतलब आर नॉट बाई 2। तो टी की जगह हमने टी हाफ लिख लिया, आर नॉट एज इट इज़, और आर की जगह हमने लिख लिया आर नॉट बाई 2। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 2 पर आ जाएगा, तो इट बिकम्स 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस कांस्टेंट वैल्यू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो अगर हम कंपेयर करें जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर में कि दोनों में क्या डिफरेंस है बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट, तो जीरो ऑर्डर में हमने देखा कि जो हाफ लाइफ था टी हाफ दैट इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k, मतलब वहाँ पे जो हाफ लाइफ था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें जो हमारे पास हाफ लाइफ है, अगर मैं हाफ लाइफ का यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करूँगा दैट विल बिकम 0.693 टी हाफ अपॉन के। तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ है हमारे पास दैट नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में जो रिलेशन है उसमें रिएक्टेंट का टर्म इंक्लूडेड नहीं है, बट ये रिएक्टेंट का टर्म किस में इंक्लूडेड है, फॉर जीरो ऑर्डर। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 10 मिनट्स लेता है कितना कंप्लीट होने में, 25%। तो हमें बताना है कि इस रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होगा। तो रिएक्शन कंप्लीट कितना हो गया, 25% डिकम्पोज हो गया, मतलब बचा कितना है 75%। तो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा वी विल टेक 100 एज इनिशियल वैल्यू, और जो बची हुई वैल्यू वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो परसेंटेज में हमें याद रखना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा हमें 100 ही लेना है। अब यहाँ पे आर जो है वो 75 कैसे आया, क्योंकि रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई 25%, तो बची कितनी है 75। तो आर नॉट और आर हमें पता चल गया, टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स की 100% से 75% होने में से 10 मिनट लगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। 2.303 हमें गिवन है, कांस्टेंट नंबर है, टाइम की जगह हमने 10 यूज़ कर लिया, लॉग 100 आर नॉट की जगह पर, और आर कितना है 75। जब इसको सॉल्व करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे 4/3, इसको अब हम log 4/3 लिख सकते हैं, log 4-3, इसको डिवाइड कर देंगे हम तो यह आ जाएगा 0.2303। log 4 की वैल्यू 0.6020 और log 3 की वैल्यू 0.4771। सॉल्व करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग दिस वैल्यू 0.0287। तो अभी हमारे पास आया रेट कांस्टेंट। एग्जाम में ये वाला पार्ट होगा यहाँ तक का, ये 1.5 मार्क्स का होगा, नहीं 2 मार्क्स का। तो जो स्टेप मार्किंग होती है वो यहाँ पे होगा कि हमारे पास इस फॉर्म के हाफ मार्क्स होंगे, फिर वैल्यूज पुट करने का हाफ मार्क्स होंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करने का और आंसर निकालने का 1 मार्क्स, तो टोटल 2 मार्क्स हो गए। जब हमने रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया तब हमें निकालना होगा इसका हाफ लाइफ। तो हमें पता है कि हाफ लाइफ में और रेट कांस्टेंट में रिलेशन है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट। 0.693 कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया 0.0287। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 24.14 मिनट। तो इस रिलेशन का जो हाफ लाइफ है दैट इज 24.14। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं, एक तो कैटालिटिक रिएक्शंस और उसके बाद में हमारे पास एक टॉपिक आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का। तो जो थर्ड लेक्चर जो हमारा होगा उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।